हिंदी ग्रामर में से शब्दभेद ये प्रकार देख रहे हैं। तो शब्दभेद में 3 प्रकार आते हैं। एक होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम और तीसरा विशेषण। तो संज्ञा मतलब नाम। तो ये इसमें संज्ञा में कौन से और ऑप्शन है वो देखते हैं। संज्ञा प्रकार पहले देखते हैं हम। तो उसमें 5 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है उसमें संज्ञा में, नाम मतलब ये संज्ञा है, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो संज्ञा, तो उसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसमें अगर कोई वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में अगर वो किसी व्यक्ति का नाम है, जो अधोरेखांकित किया हुआ शब्द है वो अगर किसी व्यक्ति का नाम है या फिर किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है, तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि वो जो नाम है अधोरेखांकित किया वो किसी व्यक्ति का है करके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है जातिवाचक संज्ञा। अगर वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी प्राणी का नाम है या फिर किसी स्थान और वस्तु का नाम है, लेकिन वो स्थान या वस्तु का पूरा उस जाति का वो बोध करा रहा है, जैसे हार शब्द है, भिक्षु शब्द है, देश शब्द है, नदी शब्द है, तो ऐसे शब्द जो है उस स्थान का, उस वस्तु का पूरा बोध कराते हैं। और प्राणी का नाम, तो वो नाम जाएगा जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि उनके भी नाम रखे गए। गाय को बैल और बैल को गाय नहीं बोलते, उनके भी नाम रखे गए, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। फिर तीसरा जो प्रकार है वो भाववाचक संज्ञा। भावनाओं के लिए भी नाम रखे गए, जैसे दुख है तो उसको हम आनंद नहीं बोलते, और खुशी है तो उसको हम खेद या दुख नहीं बोलते, उसके भी नाम रखे गए भावनाओं के, इसीलिए भाववाचक संज्ञा। तो अगर वो अधोरेखांकित किया हुआ जो शब्द है वो हर्षित शब्द, दुख शब्द, ऐसे जो भी भावनाएं दिखाई दे रही है, तो ऐसे शब्द अगर है तो वो जाएंगे भाववाचक संज्ञा। सीधा लिखना है कि वो भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद जो चौथा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब जो पतले होने वाले पदार्थ है वो है द्रव्य। तो जैसे दूध है, शरबत है, घी है, ये जो पदार्थ है वो पदार्थ पतले होते, इसलिए ऐसे शब्द अगर रहे, जैसे लक्ष्मी लेसन में दूध शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ये दूध शब्द अगर आया तो वो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, क्योंकि वो लेसन में है करके। तो ऐसा शब्द अगर है अधोरेखांकित किया हुआ तो वो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो लेकिन सोना शब्द जैसे आया तो वो सोना दिखने में गाढ़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे घी कैसे दिखाई देने में गाढ़ा होता है ठंडी के दिनों में, लेकिन गर्म करो तो पतला होता है, उसी तरह से सोना भी है कि गर्म करो तो पतला होता है। इसलिए एक कविता में सोना शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वो 1-2 बार तो एग्जाम में आ भी चुका है कि उसका भेद कौन सा है करके। तो वो ऐसे अगर शब्द आए तो वो लिखना है कि कौन से इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसका जो विभेद है वो। फिर एक जो 5वां प्रकार है उसका वो है समूहवाचक। समूह के लिए भी नाम रखे गए, जैसे कक्षा शब्द है, पाठशाला शब्द है, मोर्चा है, सभा है, सम्मेलन है। तो उसको जैसे कक्षा में बैठे तो उसको हम सभा सम्मेलन नहीं बोलेंगे, सभा सम्मेलन में बैठे तो उसको कक्षा नहीं बोलेंगे। तो ऐसे जो भी नाम है कि उसके लिए भी, एक ग्रुप के लिए भी, एक समूह के लिए भी नाम रखे गए हैं, तो वो है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे 5 प्रकार हुए संज्ञा के। कौन से? तो ये पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे 5 प्रकार हुए हैं संज्ञा के। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है सर्वनाम। सर्वनाम में 6 प्रकार आते हैं। तो सर्वनाम में जैसे वाक्य दिया गया है तो मैं शब्द, वे शब्द, तुम शब्द, हम शब्द, ये सर्वनाम के शब्द है। तो ये अधोरेखांकित किया हुआ शब्द सर्वनाम है, लेकिन वो सर्वनाम अगर व्यक्ति का बोध कराता है, मतलब पुरुष का बोध कराता है, तो जैसे वह गाँव गया, तो ये इस वाक्य में गाँव गया मतलब कौन? तो पुरुष गाँव गया होगा, मतलब पुरुष का बोध कराता है, तो वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम अगर किया हुआ है अधोरेखांकित, उसके बारे में बोल रही हूँ कि जो सर्वनाम है वो पहचाना है हमें कि किसका बोध करा रहे वाक्य से, तो पुरुष का, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है निश्चयवाचक। अगर ठाम तरीके से हम कोई बात बता रहे हैं, अगर किताब किसकी है तो शाम की किताब है, यह किताब किसकी है तो शाम की किताब है, यह किताब शाम की है, यह बाहर कौन खड़ा है तो ठाम तरीके से अगर बता रहे हैं कि यह बाहर कौन खड़ा है, यहाँ कौन खड़ा है,
तो यहाँ श्याम खड़ा है। तो ऐसे जो भी हम ठाम तरीके से बता रहे हैं, तो वो ठाम तरीके से बताना मतलब निश्चितता से बताना। तो अगर वो अधरेखांकित किया हुआ सर्वनाम शब्द है, यह शब्द, वह शब्द, वे शब्द, और वो अगर ठाम तरीके से बता रहा है, ऐसा अगर वाक्य है, तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। उसके उल्टा है कि ठाम तरीके से नहीं बता रहे, जैसे शायद वहाँ पर शाम खड़ा है, या फिर ये शायद ये शाम की किताब है, तो ऐसे अगर ठाम तरीके से नहीं बता रहे वाक्य और वो सर्वनाम है अधोरेखांकित किया हुआ, लेकिन उसमें ठाम तरीके से नहीं बता पा रहे, शायद करके वगैरह बता रहे, अंदाजा अनुमान लगा रहे, तो वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है, तीसरा प्रकार में निजवाचक सर्वनाम। निज, इस नाम में ही उत्तर उसका मिलता है। निज मतलब पर्सनल, खुद का, अपन बोलते हैं निजी मामला, तो ये खुद का, व्यक्तिगत होता है। तो उसमें जो भी काम हो रहा है, उस वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है, वो खुद के लिए खुद कर रहा है। जैसे मैं मेरे लिए खाना ले लूंगा, तो यह मैं जो शब्द है ये सर्वनाम है, लेकिन उस वाक्य में क्या हो रही है क्रिया, ठाम तरीके से बताना या ठाम तरीके से ना बताना या फिर पुरुष का बोध कराना, ये नहीं हो रहा है। इसमें जो भी कार्य हो रहा है वो खुद के लिए खुद कर रहा है। तो ऐसे खुद के लिए खुद कर रहा है और वो सर्वनाम है, वहाँ पर जो अधरेखांकित किया है, तो वो जाएगा किस में जाएगा, तो वो निजवाचक सर्वनाम में जाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है, इसीलिए निजवाचक। फिर उसके बाद जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसमें तो सीधा जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो उससे पहचान लेना है, क्योंकि वो सर्वनाम का वाक्य है। वो मैं ऐसे शब्द जो है वहाँ पर अधोरेखांकित किए हुए या फिर नहीं किए गए, तो भी समझ में आता कि इसमें कौन सा शब्द है। तो ऐसे शब्द वहाँ पर जो दिए गए सर्वनाम के शब्द, लेकिन वो अगर क्वेश्चन मार्क आगे लिखा गया है, तो वो क्वेश्चन मार्क लिखा गया तो सीधा पहचान लेना है कि ये सर्वनाम तो है, लेकिन कौन से इसमें प्रकार में जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जा रहा है ये प्रकार। फिर उसके बाद छठवां जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक में